सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की थी, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी मगध साम्राज्य का कैसे उत्कर्ष हुआ उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? इससे पहले हमने शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में जाना था। मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देखी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 13। कौन सा? चैप्टर नंबर हमारा 13 चल रहा है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ से पहले मगध इतना सा था और ऐसे कहाँ तक, लगभग पूरे भारत पर, संपूर्ण भारत पर मगध साम्राज्य हो गया। तो ये छोटा सा मगध इतने संपूर्ण भारत पे कैसे उसका साम्राज्य हो गया, यही हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले जान लेते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले एक प्राचीन वंश था, उसके बारे में पता नहीं है कि कौन सा प्राचीन वंश था। ठीक है दोस्तों, उसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी। किसने की थी? बृहदर्थ ने की थी। सबसे प्राचीन वंश था। ठीक है, और उसकी राजधानी क्या थी? राजगीर थी। जो मगध पे राज्य करते थे उनके बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बृहदरथ था, उसकी राजधानी क्या थी? राजगीर थी। क्या थी? राजगीर थी। उसके बाद दोस्तों हरेक वंश आया। क्या आया? हरेक वंश आया। जब ये सबसे प्राचीन वंश खत्म हो गया तो उसके बाद हरेक वंश आया, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। कौन से? बिंबिसार थे। जिनकी राजधानी भी क्या थी? इनकी राजधानी भी राजगीर थी। क्या थी? राजगीर थी। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। किसने की? शिशुनाग ने की। इनकी राजधानी क्या हो गई? इनकी राजधानी वैशाली हो गई। क्या हो गई? वैशाली हो गई। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि सबसे मगध की राजधानी आपसे पूछी जाती है कि शिशुनाग वंश के समय मगध की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे वैशाली थी। क्या थी? वैशाली थी। नंद, उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, जिसको हम अंत में पढ़ेंगे महापद्म नंद, जिसकी स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने की थी। उस समय उसकी मगध की राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, उसके बाद मौर्य वंश आया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये दोस्तों, ये कौन है इसको मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, ये सब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो सबसे प्राचीन मगध पे कौन सा साम्राज्य था? सबसे प्राचीन वंश था, जिसके बारे में पता नहीं है। उसकी स्थापना किसने की? बृहदर्थ ने की। उनकी राजधानी क्या थी? आप बताएंगे राजगीर थी। क्या थी? राजगीर थी। उसके बाद हरेक वंश आया। हरेक वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे बिंबिसार ने की। किसने की? बिंबिसार ने की। इनकी राजधानी भी क्या थी, तो आप बताएंगे राजगीर थी। क्या थी? राजगीर थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे शिशुनाग ने की। किसने की? शिशुनाग ने की। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे वैशाली थी। क्या थी? वैशाली थी। उसके बाद नंद वंश आया। नंद वंश की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे महापद्म नंद ने की। किसने की? महापद्म नंद ने की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और उसके बाद मौर्य वंश आया। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसकी सहायता से की? चाणक्य की सहायता से की। ठीक है, इस समय उसकी राजधानी क्या थी मगध की, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चले आगे। आपको इतना क्लियर हुआ कि मगध पे किस किस वंश ने मगध पे राज किया है, तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब दोस्तों इन वंशों के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वंश था, उसकी तो हमको जानकारी नहीं है कि कौन सा वंश था, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हरेक वंश से। ठीक है दोस्तों, कौन से वंश से स्टार्ट करते हैं? हरेक वंश से। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो अब आप पूछेंगे सर पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है, तो हम बताएंगे पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है। पितृ माने क्या होता है? पितृ माने होता है पिता। क्या होता है? पितृ माने होता है पिता। हंता माने क्या होता है? हत्या। हंता माने क्या होता है? हत्या।
ऐसा वंश जिसमें पिता की हत्या करने के बाद राजा बने पुत्र, उसको पितृहंता वंश कहते हैं। ठीक है, देखिए अजातशत्रु है, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। क्या की? इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। उदयन है, इसने अपने पिता अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पितृहंता वंश निम्नलिखित में से किस वंश को कहा जाता है, तो आप बताएंगे हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इस हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। कौन था? नागदशक था, जो कि उदयन का पुत्र था। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों बिंबिसार के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं? बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बिंबिसार को मगध वंश का उद्भव करने में, मगध वंश को फैलाने में, उसका साम्राज्य वृद्धि करने में सबसे प्रमुख माना जाता है बिंबिसार को। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि देखिए बिंबिसार ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिससे मगध का साम्राज्य बड़ा हो गया। देखिए मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे कैसे बड़ा हुआ। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। एग्जाम में पूछा जाता है हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। और ये 544 बीसी में, कहा था दोस्तों? 544 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो आप बताएंगे इसकी राजधानी राजगीर रहती। क्या थी? राजगीर रहती। ठीक है, ये अनुयायी किसका था? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म का बिंबिसार अनुयायी था। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, जो मैंने आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे। तो बिंबिसार भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु राज व जीवक को भेजा। देखिए जब महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब हुई, जब उनकी सेहत ठीक नहीं थी, तो बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को कहां पर भेजा? बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजा था। ठीक है, जीवक का नाम पूछा जाता है। जीवक इसके राज दरबार में राजवेद थे। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे जीवक बिंबिसार के राज दरबार में वैद थे, राजवेद थे। ठीक है, जीवक का नाम आगे भी आएगा। क्यों आएगा दोस्तों? अभी मैं आपको बताता हूँ। इसने कार्य क्या क्या किए, तो आप बताएंगे सबसे पहले कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति। इसने दो नीतियां अपनाई, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो अपने युद्ध की नीति अपनाई इसने। क्या अपनाई? एक तो इसने युद्ध की नीति अपनाई जो उसका साम्राज्य था उसके विस्तार के लिए। एक इसने विदेश नीति अपनाई। क्या अपनाई? एक विदेश नीति अपनाई। तो दो नीतियां इसने अपनाई, एक तो युद्ध की, एक विदेश की। युद्ध दोस्तों इसने ज्यादा नहीं की। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी सेना इतनी बड़ी नहीं थी कि ये युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो इसने ज्यादा फोकस किया है विदेश नीति पे। किस पे किया है? विदेश नीति पे। देखिए अंग राज्य को हराकर मगध में मिलाया, युद्ध नीति हो गई। अंग राज्य को हरा दिया, उसको मगध में मिला दिया। मगध थोड़ा सा विस्तार हुआ? बिल्कुल हुआ। उसके बाद इसने अवंती के राजा प्रद्योदंत के सहायता हेतु राजवैद जीवक को भेजा। क्या भेजा? राजवैद जीवक। दोबारा नाम आ गया राजवैद जीवक। किसकी? अवंती के राजा प्रद्योदत्त। किसकी? प्रद्योदत्त की सहायता हेतु राजवैद जीवक को भेजा। विदेश नीति में दोस्तों इसने विवाह की नीति अपनाई। क्या आई? वैवाहिक जीवन की नीति अपनाई। ठीक है, ये विदेश नीति इसने ज्यादा अपनाई। देखिए युद्ध करके किसी को अपने राज्य में मिलाना तो वो तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि वो तो फिर लड़ेगा नहीं। और इसने जो विदेश नीति में वैवाहिक संबंध बनाने की नीति अपनाई, इसका मतलब किसी का समधी बन जाएगा, किसी से अपने पुत्र की शादी कर देगा, तो क्या होगा? वो उस पर अपना करेंगे, मगध पे हमला करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मगध पे कोई हमला करता है तो वो उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया? उसका समधी हो गया। क्या हो गया? समधी हो गया, रिश्तेदार हो गए। तो रिश्तेदारों पर तो हमला करते नहीं है। तो ये दो इसने नीतियां अपनाई। ठीक है, अंग राज्य को इसने मगध को जो है मगध में मिला लिया हराकर युद्ध की नीति से। उसके बाद इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा सशक्तिकरण किया। सबसे पहले कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से इसने शादी की। क्या की? महाकौशला से इसने शादी की, कौशल नरेश। ठीक है, तो कौशल क्या हो गया? इसके कौशल नरेश प्रसन्नजीत इसके समधी हो गए। तो ये कौशल भी मगध में ही आ गया एक तरह के, बिल्कुल आ गया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना। किससे? वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से भी इसने शादी की। ठीक है, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा। मद्र क्या होता है दोस्तों? मद्र देश कौन सा है? ये पंजाब जो है ना वर्तमान में, पंजाब को ही पहले मद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मद्र कहा जाता था। ठीक है, कि राजकुमारी क्षेमा से इसने शादी की। ठीक है, देखिए युद्ध नीति से इसने अंग प्रदेश को हरा दिया, उसको मिला लिया अपने मगध में। ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद इसने वैवाहिक संबंध बनाए। अवंती के राजा प्रद्योदत्त की सहायता हेतु राजवैद जीवक को भेजा। अवंती की सहायता कर दी, दोस्त बना लिया, उसके राजा की सहायता करी, अपने जीवक को भेजा राजवेद को। तो अवंती के जो राजा हैं वो उसके दोस्त बन गए, दोस्त वाली संबंधी होगी। ठीक है, उसके बाद
कौशल नरेश, कौशल से इसने नरेश की बहन से क्या करी, महाकौशला से शादी कर ली। वैशाली के चेटक की पुत्री चिलना से शादी कर ली। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी कर ली। तो लगभग इसने 5 जो बड़े महाजनपद थे उनको अपने अंदर मिला लिया, ठीक है, किसी न किसी तरह से। तो ये जो बिंबिसार को इसलिए माना जाता है, मगध का साम्राज्य विस्तार करने में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो बिंबिसार ने निभाई थी, ठीक है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। लास्ट है मृत्यु पुत्र अजातशत्रु द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया कि बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, ठीक है। तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। कौन है, बिंबिसार है। इनकी राजधानी क्या थी हर्यक वंश की, तो आप बताएंगे राजगिर थी। क्या थी, राजगिर थी, ठीक है। बिंबिसार किसका अनुयायी था, तो आप बताएंगे बुद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था, बुद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको ये सब याद नहीं रखना, कौशल नरेश से शादी की, ये आपको नहीं याद रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा इसकी हत्या कर दी, ये पूछा जा सकता है। बिंबिसार की हत्या किसने की, तो आप बताएंगे उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी, ठीक है। क्लियर हुआ बिंबिसार, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु को दोस्तों कुणिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुणिक भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि कुणिक किस राजा को कहा जाता है, तो आप बताएंगे अजातशत्रु को कहा जाता है, ठीक है। 493 बीसी में पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का शासक बना। क्या बना, मगध का शासक बना, ठीक है। प्रारंभ में ये जैन था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहले ये जैन धर्म को मानता था, उसके बाद ये बौद्ध धर्म को मानने लगा, ठीक है। मंत्री वर्षाकर, क्या दोस्तों, वर्षाकर की सहायता से वैशाली पर प्राप्त की, जिससे उसने शादी की इसके पिता ने, बिंबिसार ने, उसको इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की, यानी युद्ध की नीति अपनाई, ठीक है। उसके बाद 461 बीसी में पुत्र उदयन द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। लेकिन अजातशत्रु के समय एक चीज हुई थी, क्या हुई थी, प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी, राजगृह में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी राजगृह में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है। अजातशत्रु से आपको याद रखना है, अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुणिक भी कहा जाता है। ये किस धर्म का अनुयायी था, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। उसके बाद इसकी हत्या किसने कर दी, इसके पुत्र उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। इसी के समय प्रथम बौद्ध संहिता हुई, जो कि राजगृह में हुई, और उस समय प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। कौन थे, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट है उदयन। उदयन के बारे में जान लेते हैं। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। किस पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा। पाटलिपुत्र की स्थापना की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे उदयन ने की। किसने की, उदयन ने की, जो वर्तमान में क्या, पटना है, जो वर्तमान में पटना बिहार में ना, उसी को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, ठीक है। जैन धर्म का अनुयायी था और अंतिम शासक हर्यक वंश का कौन था, तो आप बताएंगे नागदशक था। कौन था, नागदशक था, ठीक है, नागदशक था। तो आपको याद क्या क्या रखना, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है बिंबिसार। क्या दोस्तों, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये तो किस धर्म के अनुयायी थे, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। लेकिन इसका पुत्र उदयन, क्या दोस्तों, उदयन, ये किस धर्म का अनुयायी था, तो आप बताएंगे जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का, नागदशक था। कौन था, नागदशक था। जो इंपोर्टेंट याद रखना है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे किसने की, उदयन ने की। किसने की, उदयन ने की, ठीक है। इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चले आगे, चलिए अब पढ़ लेते हैं नागवंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले मैंने बताया आपको हर्यक वंश आया, फिर नागवंश आया, ये आपको क्रम याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं नागवंश के बारे में, यानी नागा डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। कौन है, शिशुनाग है। यह नागदशक का अमात्य था। नागदशक कौन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, नागदशक है, जो कि उदयन का पुत्र है, ठीक है। ये उसका अमात्य था और इसने किसकी हत्या कर दी, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके नागवंश की स्थापना की, ठीक है। वैशाली को राजधानी बनाया। बाकी हर्यक वंश के समय क्या राजधानी थी, तो आप बताएंगे राजगिर थी। क्या थी, राजगिर थी। नागवंश ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। नागवंश का शासक
कालाशोक था, जो कि इंपॉर्टेंट है। कालाशोक क्यों इंपॉर्टेंट है? इसने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, ठीक है। इसने देखिए शिशुनाग ने तो वैशाली को बना लिया, लेकिन कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और इसी के समय, कालाशोक के समय, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, जो कि वैशाली में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? शवकामी थे। कौन थे? शवकामी थे, ठीक है। और नाग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नंदीवर्धन है। कौन है? नंदीवर्धन है। बस आपको नागवंश से इतना याद रखना है, ज्यादा याद रखना नहीं रखना। इसमें इंपोर्टेंट है नागवंश की स्थापना किसने की, यानी संस्थापक कौन था नागवंश का? तो आप बताएंगे शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग था। नागवंश की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे वैशाली थी। लेकिन कालाशोक के समय कालाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, जो कि वैशाली में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? शवकामी थे। कौन थे? शवकामी थे। और नागवंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन था। ये भी आप याद रखेंगे। चले आगे। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों नंद वंश के बारे में, नंदा डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। देखिए नंद वंश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, जिसको हम मौर्य वंश को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, आज तो हम नंद वंश तक ही सीमित रखेंगे। लेकिन उसके बाद जब हम कल मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो थोड़ा लेंदी चैप्टर है, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम उस चैप्टर को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने की। किसने की? महापद्म नंद ने की, ठीक है। उग्रसेन पाली ग्रंथ, क्या दोस्तों? इसको देखिए, महापद्म नंद को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। देखिए पाली ग्रंथ कौन सा था? बौद्ध धर्म का ग्रंथ था। कौन सा था? बौद्ध धर्म का ग्रंथ था, जिसमें इसको क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। एक छत्र कहा गया है पुराणों में, एक राट कहा गया है पुराणों में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक राट किसको कहा गया है? तो आप बताएंगे महापद्म नंद को कहा गया है, ठीक है। और एक छत्र किसको कहा गया है पुराणों में? तो आप बताएंगे महापद्म नंद को कहा गया है। बौद्ध के ग्रंथ में उग्रसेन किसको कहा गया है? महापद्म नंद को कहा गया। ये तीन इसके इंपोर्टेंट नाम है जो मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लेंगे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप बताएंगे घनानंद था। ये आपको इमेज दिख रही है घनानंद की? बिल्कुल दिख रही होगी। अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, ठीक है। इसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से की थी, ठीक है। जब मैं आपको मौर्य वंश पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा चाणक्य के बारे में भी और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी, ठीक है। तो नंद वंश से आपको इतना याद रखना है, नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने की। इनके अन्य नाम क्या कहते हैं? उग्रसेन थे, जो कि बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है, एक छत्र जो कि पुराणों में कहा गया है, एक राट जो कि पुराणों में कहा गया है महापद्म नंद को, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। कौन था? घनानंद था, जिसके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया घनानंद को और मौर्य वंश की स्थापना की। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा नंद वंश कंप्लीट होता है। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे चलता हूँ। मौर्य वंश दोस्तों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो लेंथी चैप्टर है, तो मैंने आपको उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले हम दोस्तों सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 है, सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, भारत पर सबसे पहले, सिकंदर से पहले जान लेते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुए, कुछ उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ईरानियों ने आक्रमण किए भारत पर, यूनानियों ने आक्रमण किए, फिर हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किए, फिर शकों ने आक्रमण किए भारत पे, फिर पल्लव आए और फिर कुषाण आए। तो किस क्रम में आए? पहले ईरानी आए, फिर यूनानी आए, फिर हिंदू यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन भारत पर आकर विदेशी आक्रमण क्रम में कौन कौन आए। तो उसके बाद दोस्तों आगे हम जब पढ़ेंगे, क्या दोस्तों, मुस्लिम आक्रमण हुए, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईरानी आए, यूनानी आए, हिंद यूनानी आए, शक आए, पल्लव आए, कुषाण आए। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। चले आगे। चलिए अब जान लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, विश्व विजेता योद्धा सिकंदर। यहाँ आपको इसकी इमेज दिखाई गई है, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में हुआ। कहाँ हुआ? मैसेडोनिया में हुआ। ये आपको डेट नहीं याद रखनी, आपको याद रखना है सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ? मैसेडोनिया में हुआ, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। क्या था? फिलिप था। इसके गुरु का नाम क्या था? तो आप बताएंगे अरस्तु था। क्या था? अरस्तु था, ठीक है।
इसको जिसको एरिस्टोटल भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। भारत पर आक्रमण कब किया? 326 बीसी में किया। कब किया? 326 बीसी में किया था, ठीक है। इसने हाइडेस्पिस झेलम विदिशा के नाम से युद्ध को जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाइडेस्पिस या झेलम विदिशा का युद्ध हुआ था। कब हुआ है दोस्तों? सिकंदर ने आक्रमण कब हुआ? जब भारत पे किसका शासन था? तो आप बताएंगे घनानंद का शासन था, ठीक है। उसके बाद इसका सेनापति कौन था? तो सेनापति यानी थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सिकंदर भारत में 19 माह रहा। कितना रहा? 19 माह रहा। इसका जल सेनापति कौन था? तो आप बताएंगे निर्याकस था। कौन था? निर्याकस था। यानी नेवी का कमांडर कौन था? निर्याकस था, ठीक है। तो थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। तो भारत पर इसने आक्रमण किया, तब शासन किसका था? घनानंद का था, ठीक है। हाइडेस्पिस झेलम या विदिशा के युद्ध दोस्तों इसके साथ किस किस का युद्ध हुआ? तो दोस्तों पंजाब के जो पंजाब को पुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब को पुरु भी कहा जाता है। पुरु के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हाइडेस्पिस या विदिशा या झेलम का युद्ध हुआ, ठीक है। जिसमें दोस्तों पुरु हार तो गया, मतलब पोरस हार तो गया, लेकिन क्या दोस्तों सिकंदर ने उसका सम्मान किया। क्यों किया? क्योंकि पोरस ने इतने ताकत से अपनी युद्ध लड़ा। छोटा सा एक राज्य पोरस, उसने इतने महान सम्राट सब सिकंदर को पराजित ना के मतलब पराजित तो नहीं किया, पर इतना अच्छा युद्ध लड़ा। उससे सिकंदर खुश होकर पोरस को उसका राज्य सौंप देता है और सम्मान भी करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिकंदर ने सम्मान किया। व्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया। देखिए जब सिकंदर ने झेलम या विदिशा का युद्ध लड़ा, तो उसके बाद ये जब गया रहा था आगे युद्ध लड़ने, तो इसकी सेना ने मना कर दिया, क्योंकि वो थक चुकी थी। 19 महीना भारत में रहना बहुत बड़ी बात है, तो उसने मना कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे। तो सिकंदर वहां से लौट रहा था। तो उसी समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोना इराक में, कहां पर? बेबीलोना इराक में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हो गई? तो बेबीलोना इराक में इसकी मृत्यु हो गई। इसने नवीन शहरों का निर्माण कराया, जिसका में सिकंदरिया नाम था, जो किसके नाम पे था? सिकंदर। एक बौफ केला था। क्या था? बौफ फला था, ठीक है, जो कि इसके घोड़े के नाम पर इसने शहर का नाम रखा। और इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ तक सिकंदर के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल दोस्तों हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की 1 से 2 क्लासें हो सकती हैं, तो इसलिए हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए और अपने नोट्स अवश्य बनाते रहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको बहुत मुश्किल से याद होगा। जब आप नोट्स बनाएंगे अपने हाथों से, तो आपको चीजें, आधी से ज्यादा चीजें जब आप लिखेंगे ना अपने हाथों से, तभी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूँ अपने नोट्स स्वयं बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।